अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नुमान अली आज आपके सामने हाज़िर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे फ़ाइल सिस्टम के बारे में। फ़ाइल सिस्टम एक्चुअल में क्या है? फ़ाइल बेसिकली एक डेवलपर लॉन्च करता है अपने प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट के साथ। जैसे ही एक प्रोजेक्ट प्लान होता है, उसके साथ वो एक फ़ाइल सिस्टम निकाल के अपनी फ़ाइलों को बेचना स्टार्ट करता है, जिसमें ना तो प्लॉट नंबर होता है, ना ही उसके दौरान लैंड होती है, वो जस्ट एक पेपर, एक स्लिप होती है। उसके ऊपर डेवलपर पैसा कलेक्ट करता है, उस पैसे से वो अपने प्रोजेक्ट के लिए लैंड बाय करता है और उसके अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट करता है। फाइल सिस्टम के कुछ फेजेज़ हैं। फाइल सिस्टम के टोटल 5 फेजेज़ हैं, जिन फेजेज़ को कंप्लीट करके एक प्लॉट डिलीवर होता है। सबसे पहला फेज़ फाइल सिस्टम के अंदर प्री लॉन्च फेज़ है, जिसके अंदर डेवलपर ने एक प्लान बनाना, उस प्लान के ऊपर एक लोकेशन आइडेंटिफाई करना, उस लोकेशन के ऊपर उसने अपने लिए एक सोसाइटी का जो भी मास्टर प्लान है, वो तैयार करता है और उसके साथ वो प्री लॉन्च रेट्स के ऊपर अपनी फाइल्स को मार्केट में सेल आउट करता है, जिसमें उसकी ख्वाहिश ये होती है कि वो इन्वेस्टर्स को सेल आउट करे, इन्वेस्टर उसके प्रोजेक्ट के अंदर पैसा इन्वॉल्व करें और उस पैसे से वो लैंड बाय करे, अपने प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट स्टार्ट करे और अपने एनओसीज़ और बाकी मामलात को क्लियर करे। और जब वो सारे मामलात क्लियर होते हैं, तो उसके बाद उसका फेज़ 2 स्टार्ट होता है। फेज़ 2 के अंदर वो अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च करता है विद एनओसी और इसके साथ जो अपने उसने पुराने प्री लॉन्च रेट्स होते हैं, उनको रिवाइज़ करता है, ताकि जो इन्वेस्टर उस वक़्त एग्ज़िट लेना चाहते हैं, वो अपनी फाइल्स को अच्छे रेट्स के ऊपर या प्रॉफिट के ऊपर सेल आउट करके एग्ज़िट ले सकें और उसके बाद वो दोबारा पैसा अगर री-इन्वेस्ट करना है, तो वो री-इन्वेस्ट कर सकें। तो गाइज़ इस दोनों पॉइंट्स के अंदर जो मेन चीज़ है आज आपको बताने का मकसद ये है कि आप कब इन्वेस्ट करेंगे तो आपके प्रॉफिट की रेशियो क्या होगी, आपके रिस्क के फैक्टर्स क्या होंगे और उसके अलावा आपको कितना जो है उसके अंदर बेनिफिट मिलेगा और आपके लिए बेस्ट जो है वो अपॉर्च्युनिटी क्या है। ये आप लोग खुद डिसाइड करेंगे आपके बजट के अकॉर्डिंग कौन-सी चीज़ आ रही है और उसमें टाइमलाइन क्या होगी और उसमें रिस्क फैक्टर क्या होगा। तो पहले फेज़ में जिसमें प्री लॉन्च है, उसमें सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर होता है, क्योंकि आपके पास ना ही तो प्रोजेक्ट की कन्फर्म लोकेशन है, ना ही उस प्रोजेक्ट के पास एनओसी है और ना ही उसका अभी डेवलपमेंट फेज़ स्टार्ट हुआ है। लेकिन जहाँ जितना रिस्क वहाँ उतना बेनिफिट। इस फेज़ में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और टिल पोज़ेशन और आप आबादकारी तक इंतज़ार करते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। इवन अगर मैं ये कहूँ कि सबसे ज़्यादा गेन कर सकते हैं इस रिस्क के साथ, तो वो भी गलत नहीं होगा। फेज़ 2 के अंदर जिसमें लॉन्च हो जाता है, उसमें एटलीस्ट आपके पास एक लोकेशन आइडेंटिफाई हो जाती है, प्रोजेक्ट के एनओसीज़ लॉन्च हो जाते हैं, रिस्क फैक्टर आपका 100% से कम होके 80% तक आ जाता है, लेकिन वहाँ पे आपका साथ में प्रॉफिट मार्जिन भी कम होके 50 से 80% तक आ जाता है। तो गाइज़ अगर आपने सेकंड फेज़ में इन्वेस्ट किया है, तो आपको प्रॉफिट पहले फेज़ से थोड़ा कम होगा, लेकिन रिस्क भी साथ में कम होगा। फेज़ 3 है जिसमें प्रोजेक्ट अपनी लॉन्चिंग के बाद डेवलपमेंट स्टार्ट करता है, डेवलपमेंट के साथ लैंड एक्विजिशन भी तकरीबन उसकी मैक्सिमम हो चुकी होती है और उसके साथ वो बैलेटिंग अनाउंस करता है। बैलेटिंग बेसिकली उस पेपर से आपको एक प्लॉट नंबर, एक ब्लॉक नंबर और एक लोकेशन आइडेंटिफाई करवा देती है। इस फेज़ के अंदर गाइज़ सबसे ज़्यादा जो आपका बेनिफिट है कि आपका वो तमाम जो पिछले 2 फेज़ के अंदर रिस्क है वो कम हो जाता है। लेकिन इस फेज़ में आपकी जो अमाउंट है, जो इन्वेस्टमेंट की वो भी बढ़ जाती है। पहले दोनों फेजेज़ के अंदर आपने बुकिंग अमाउंट्स के ऊपर होल्डिंग करनी है। लेकिन इस फेज़ में आपको बैलेटिंग क्राइटेरिया के ऊपर पूरा आना पड़ता है। बैलेटिंग क्राइटेरिया में अगर मैं यूँ कहूँ कि आपको तकरीबन 50% तक अमाउंट देनी पड़ती है, तो वो भी गलत नहीं होगा। लेकिन इसमें रिस्क फैक्टर पहले दोनों की निस्बतन बहुत कम हो जाता है। आप ऑलमोस्ट तकरीबन 50% रिस्क पे फिर आ जाते हैं। पहले फेज़ में 100, दूसरे में 80, तीसरे फेज़ में आप 80% पे 50% पे सॉरी आ जाते हैं। लेकिन इस फेज़ के साथ आपकी अमाउंट बढ़ रही है और आपका प्रॉफिट मार्जिन भी पहले दोनों फेजेज़ की निस्बत कम हो रहा है। अगेन रिस्क कम, तो फिर उसके साथ प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो जाता है। तो गाइस चौथा फेज़ जो डेवलपमेंट का फेज़ आता है, जिसके अंदर रोड्स, सीवरेज और इलेक्ट्रिसिटी और बाकी अम्यूनिटीज़ को सोसाइटी कंप्लीट कर रही होती है। उस फेज़ के अंदर आपकी जो बुकिंग अमाउंट है, वहाँ से आप गए पहले बैलेटिंग 50% पे और इस फेज़ में आप जो समझ लें कि आपको तकरीबन कॉस्ट ऑफ लैंड सारी की सारी पे करनी पड़ सकती है। लेकिन इसमें रिस्क फैक्टर ना होने के बराबर रह जाता है, क्योंकि आपकी प्लॉट की डेवलपमेंट कंप्लीट नज़र आ रही होती है, उसके अंदर आपकी अम्यूनिटीज़ कंप्लीट दिखना शुरू हो जाती हैं और आपको पोज़ेशन जो है, उसका ड्यूरेशन क्लियर होना शुरू हो जाता है कि ऑलमोस्ट इतने ड्यूरेशन के अंदर आपको पोज़ेशन मिलने के चांसेस हैं। लेकिन अगेन रिस्क जो है वो कम हो रहा है, तो प्रॉफिट मार्जिन भी आपका 20 से 30% पहले फेज़ की निस्बतन हो रहा है।
लास्ट में जो हमारा 5वां फेज़ है, जब पोज़ेशन अनाउंस हो रही होती है, आबादकारी और कंस्ट्रक्शन की तरफ प्रोजेक्ट जा रहा होता है, उस फेज़ के अंदर आपके डेवलपमेंट चार्जेज़ भी पे करने पड़ते हैं, उस फेज़ के अंदर क्योंकि बेसिकली इन फेजेज़ को डिवाइड करने का पर्पज़ ये भी है कि इन्वेस्टर कहाँ-कहाँ एग्ज़िट लेता है और आप कहाँ-कहाँ एंटर हो सकते हैं। लास्ट फेज़ के अंदर आपको अपने प्लॉट की कॉस्ट ऑफ लैंड सारी की सारी पे करनी पड़ती है, डेवलपमेंट चार्जेज़ सारे क्लियर करने पड़ सकते हैं और लेकिन इसमें रिस्क फैक्टर आपका बिल्कुल ज़ीरो है क्योंकि प्रोजेक्ट 100% डिलीवरी की तक पहुँच चुका हुआ है या डिलीवर हो चुका हुआ है। इस फ़ेज़ में अगर आप एंटर करते हैं तो आपका रिस्क फैक्टर बिल्कुल ज़ीरो होगा। अब इसके साथ जो ग्रोथ होगी आपकी वो जेन्युइन ग्रोथ होगी और उसकी कोई परसेंटेज डिफाइन नहीं कर सकता। क्योंकि जितनी स्पीड से आबादी आएगी उतनी स्पीड से उसके रेट्स के अंदर जो है वो ग्रोथ होगी। तो इस फ़ेज़ में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये सबसे सिक्योर है और सबसे जेन्युइन ग्रोथ के साथ है। तो गाइज़ हम नेक्स्ट जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है फाइल सिस्टम को कब तक होल्ड करना चाहिए और उसको किस तरह हम कैटेगराइज़ कर सकते हैं। फाइल सिस्टम को कैटेगराइज़ करने के लिए मैं 3 कैटेगरीज़ को दूँगा। नंबर 1 के ऊपर आती है शॉर्ट टर्म कैटेगरी, नंबर 2 पे मिड टर्म और नंबर 3 पे लॉन्ग टर्म कैटेगरी आती है। शॉर्ट टर्म कैटेगरी उन लोगों के लिए जो प्री लॉन्चिंग टाइम पे ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। प्री लॉन्चिंग के बाद वो होल्डिंग टाइम पीरियड उनका लॉन्च तक होता है और वो मोस्टली लॉन्च के टाइम पे वो एग्जिट ले लेते हैं। क्योंकि लॉन्च के टाइम पे सोसाइटी के एनओसीज़ अनाउंस हो चुके हैं, लोकेशन अनाउंस हो चुकी होती है और उसके साथ वो रेट रिवाइज़ करती है, तो वो उनके लिए बेस्ट टाइम होता है एग्जिट का क्योंकि उसके जो प्री लॉन्च के रेट्स होते हैं, उनके ऊपर उनको समहाउ कुछ मार्जिन मिलता है, प्रॉफिट मिलता है और वो उस वक़्त एग्जिट लेके निकल जाते हैं। ये शॉर्ट टर्म में इस कैटेगरी में आता है और इसका टाइम ड्यूरेशन मिनिमम 3 मंथ्स और मैक्सिमम 1 साल तक जाता है। उसके बाद नंबर 2 पे मिड टर्म है। मिड टर्म में आपकी होल्डिंग अगर आपने प्री लॉन्च में या फिर लॉन्च के टाइम पे आपने इन्वेस्ट किया है, तो उसके बाद आपकी जो होल्डिंग है वो टिल जाती है आपकी बैलेटिंग तक के लिए। जैसे ही सोसाइटी बैलेटिंग अनाउंस करती है, उस वक़्त दोबारा से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू करती है और वो भी एक परफेक्ट टाइम होता है इन्वेस्ट करने का। क्योंकि अब आपका जो एक पेपर था, एक स्लिप थी, उसको एक प्लॉट नंबर, एक ब्लॉक नंबर और एक लोकेशन जो है वो मिलने वाली है। तो इस टाइम पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आते ही बैलेटिंग के होने के बाद या उसके फर्दर टाइम के बाद आपको अच्छा मार्जिन निकल सकता है। इसका टाइम ड्यूरेशन अगर आप बुकिंग से स्टार्ट करते हैं तो मिनिमम 3 इयर्स तकरीबन लग जाते हैं क्योंकि डेवलपमेंट फेज़, उसके ब्लॉक, उसके प्लॉट, उसकी कुछ ग्रोथ दिखने के बाद आपको अच्छा मार्जिन मिलेगा। तो इसके लिए हम 1 से 3 साल अगर कैटेगराइज़ करें कि अगर आप प्री लॉन्च में नहीं इन्वेस्ट करते या लॉन्च में नहीं इन्वेस्ट करते, तो ऑलमोस्ट सोसाइटीज़ जो अपनी बैलेटिंग इवेंट हैं वो 1 से 3 साल के बीच में लाज़मी करते हैं। तो इसका जो ड्यूरेशन होगा वो 1 से 3 साल का होगा। लास्ट नंबर पे जो हमारा है लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म में हम कैटेगराइज़ करते हैं कि वो लोग जो आते हैं फुली डेवलपमेंट के बाद। उनकी अमाउंट भी ज़्यादा होती है, उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो नॉर्मली बुकिंग और उनसे डबल ट्रिपल होती है, लेकिन वो लोग बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाह रहे होते इसलिए वो लॉन्ग टर्म को चूज़ करते हैं, सेफ इन्वेस्टमेंट को चूज़ करते हैं और आते हैं बिल्कुल लास्ट पे, जिस वक़्त हर चीज़ कंप्लीट है, प्रोजेक्ट की सारी फैसिलिटीज़, एमेनिटीज़ कंप्लीट हो चुकी होती हैं, प्लॉट ऑन ग्राउंड होता है और कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो चुका होता है। इसमें आप बिल्कुल 100% सिक्योर हैं, लेकिन इसमें जो ग्रोथ है वो भी जेन्युइन ग्रोथ है और वो टाइम टेकिंग है और इसमें मिनिमम टाइम जो है वो 3 टू 6 इयर्स का लगता है। तो गाइस इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि प्रॉफिट जो है वो रियलिस्टिक कब होता है? रियलिस्टिक प्रॉफिट के लिए आपको होल्ड करना पड़ता है टिल आपकी पोज़ेशन तक के लिए। तो बीच में जितने भी फेजेज़ हैं जो मैंने प्रीवियसली 5 फेजेज़ पहले आपको फाइल के काउंट करवाए। उसके बाद मैंने आपको स्पेसिफिकली फाइल के ऊपर आपको काउंट करवाया कि फाइलिंग के ऊपर आते हैं, तो उसमें इन्वेस्टमेंट के 3 फेजेज़ हैं। तो इन सब फेजेज़ के अंदर जो रियलिस्टिक प्रॉफिट है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उस वक़्त है जब तक आप एंड यूज़र मीनवाइल कि जो लोग पोज़ेशन और पोज़ेशन के बाद आबादकारी तक होल्ड करते हैं, एक्चुअल में वो लोग सारा का सारा प्रॉफिट ले जाते हैं। वन्स मैं अपने कोलीग के साथ बैठा एक बार हम अपना कंपैरिज़न कर रहे थे। उस कंपैरिज़न में हमने देखा कि हमने तकरीबन 3 साल इन्वेस्टमेंट्स की। शॉर्ट टर्म और मिड टर्म हम इन्वेस्टमेंट्स करते आए। लेकिन हमारे कुछ लोग या इन्वेस्टर या दोस्त या हमारे क्लाइंट्स जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म होल्डिंग की इन 3 सालों के दौरान में, तो हम उसका कंपैरिज़न कर रहे थे कि यार अगर हमने मतलब उतनी अमाउंट जो है, उसको रोटेट करके क्या कमाया है? और आज वो बंदा जिसने हमारे साथ उतनी इन्वेस्टमेंट को 3 साल तक होल्ड किया है, उसने क्या कमाया बिलीव मी, वो हमसे कई गुना ज़्यादा मार्जिन में बैठा हुआ था। तो गाइज़ नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइल सिस्टम के मेजर रिस्क जो कि एक अगेन इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप लोगों के नॉलेज में होनी चाहिए कि फाइल सिस्टम के अंदर जाके
हमारे पास ऐसे कौन से मेजर रिस्क हैं जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं, जिनसे आपको होशियार भी रहना चाहिए। तो गाइज़ हम नेक्स्ट जिस चीज़ के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो फाइल सिस्टम के रिस्क हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जानने के लिए, ताकि आप उन चीज़ों से होशियार भी रहें और आपके नॉलेज में भी होना चाहिए कि अगर एक बिल्डर या डेवलपर एक चीज़ को डिलीवर नहीं कर पा रहा, तो उसको भी कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फेस करने पड़ रहे हैं। उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला पॉइंट आता है वो लैंड एक्विजिशन का आता है, कि प्रोजेक्ट जो है वो प्री लॉन्च तो हो जाते हैं, उसके बाद उनको लैंड एक्वायर नहीं होती, समहाउ लॉन्च भी हो जाते हैं, उसके बाद भी उनको लैंड एक्वायर नहीं होती, समहाउ अपने कुछ फेज़ भी डिलीवर कर देते हैं और उसके बाद जो फर्दर फाइल्स हैं, उनके लिए वो लैंड एक्वायर नहीं कर पा रहे होते। इसकी बेशतर एग्ज़ाम्पल्स हैं जिसमें मैं ट्विन सिटी की एग्ज़ाम्पल दूँ, तो पार्क व्यू है, पार्क व्यू ने अपने 2 प्रोजेक्ट्स अच्छे डिलीवर किए। उसके बावजूद वो इस्लामाबाद के अंदर अपना फेज़ 2 डिलीवर नहीं कर पाया। इवन देन वो लॉन्च नहीं कर पाया अभी तक। उसको 2 साल होने को हैं और अभी तक वो लोकेशन आइडेंटिफ़ाई नहीं कर सका, अपना प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि उनके पास लैंड ही नहीं है। लैंड एक्वायर नहीं कर सके वो अपना। इसके अलावा एक वेल डिलिवर्ड, वेल डेवलप और इस्लामाबाद की बड़ी प्रीमियम लोकेशन के ऊपर गुलबर्ग है। गुलबर्ग रेज़िडेंशिया की भी यही हालात हैं कि उसमें जो उन्होंने डिलीवर कर दिया, वो कर दिया, लेकिन उसके बाद फर्दर जो लोग हैं, वो अभी तक फाइलों में ज़लील हो रहे हैं, ख़वार हो रहे हैं और उसकी लैंड जो है वो एक्वायर नहीं कर पाए। और अगर समहाउ उन्होंने कोशिश की भी है, तो वो लैंड एक्वायर करके उसको डेवलप नहीं कर पाए। तो ये जो लैंड के इश्यूज़ हैं, ये बिल्डर के लिए भी और ये क्लाइंट्स के लिए भी ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनते हैं। नंबर 2 पे गाइज़ आता है अप्रूवल्स, एनओसीज़। प्रोजेक्ट जो है वो प्री लॉन्च स्टेज अपना क्रॉस कर लेता है, लोगों से इन्वेस्टमेंट उठा लेता है, लेकिन उसके बाद उसकी जब अप्रूवल्स की बारी आती है, तो उसमें उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना, जिसमें एक नामी-गिरामी प्रोजेक्ट जिसकी वेल मार्केटिंग होने की वजह से वो आज भी बेच रहे हैं, ब्लूबर्ड सिटी। ब्लूबर्ड सिटी लैंड के मामले में भी अगर देखें तो काफ़ी हद तक उनके पास लैंड भी एक्वायर्ड है। डेवलपमेंट के स्टेटस में देखें तो बहुत हद तक डेवलपमेंट भी उसकी अच्छी जा रही है या कंप्लीट मतलब समहाउ कुछ कर दी हुई है उन्होंने। लेकिन इसके साथ गाइस अगर उसके एनओसीज़ के मामलात देखें तो वो स्टिल पेंडिंग में है और एनओसी के मामलात को बार-बार स्टार्ट करना और उसको कंप्लीट करने की कोशिश करना और शायद अब तो उन्होंने हमें कोशिश भी छोड़ दी है। इसके साथ एक दूसरा मेजर और बड़ा प्रोजेक्ट है जिनके बहुत सारे पहले प्रोजेक्ट डिलीवर्ड हैं, फैसल टाउन फेज़ 2 है। उसके भी सेम मामलात हैं, 1 साल से ऊपर उसको लॉन्च हुए, उसकी डेवलपमेंट का स्टेटस भी अच्छा है, इवन देन अब वो पोज़ेशन की तरफ भी जा रहे हैं, लेकिन एनओसी के मामलात अभी तक उनके पेंडिंग जा रहे हैं। एक बड़ा नाम जिसको सब लोग बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं और वो फुल्ली डेवलप आबाद प्रोजेक्ट है और आज तक उसका एनओसी क्लियर नहीं हुआ जिसमें वोरी टाउन जो मैं पहले भी बता चुका हुआ हूँ। तो अब वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, उन लोगों को जो प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं, वो बेहतर जानते हैं। वहाँ पे कभी कुछ रूल्स आते हैं क्यों? क्योंकि एनओसी नहीं है और जब भी गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज है या गवर्नमेंट ने अगर ब्लैकमेल करना है, तो वो एनओसी ना होने के ऊपर उसको ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो जाना और खामखा में लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ना और ओनर्स को भी करना पड़ता है। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स गाइस जिनके अंदर एनओसीज़ प्रॉब्लम आता है, उन प्रोजेक्ट से भी होशियार रहने की ज़रूरत है। नंबर 3 के ऊपर गाइस जो हम लोगों की अपनी ही एक बदकिस्मती समझ लें या फिर हमारे मार्केट का एक ट्रेंड समझ लें, जो फेक डीलर्स या फिर फेक फाइल्स आ जाती हैं। उनसे होशियार रहना चाहिए और ये प्रॉब्लम फाइल सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिला। जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उन्होंने इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लेते हैं, अपनी सिक्योरिटी सिस्टम्स फाइल्स की बहुत इम्प्रूव्ड रखते हैं, अपना फाइल का पेज बहुत यूनिक रखते हैं, उसके ऊपर मैक्सिमम आपके हिडन सिक्योरिटी फैक्टर्स देते हैं, जिनकी वजह से करके वो उसको ट्रेस आउट या उसको फेक या डुप्लीकेट ना बना सकें। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहाँ पे हम ट्रस्ट करना या फिर जो जालसाज़ हैं उनके लिए लोगों को फँसाना बड़ा आसान होता है, तो वो फिर भी फ्रॉड करके निकल जाते हैं। तो इसका बेहतरीन हल मैक्सिमम सोसाइटीज़ जो आज अच्छी चल रही हैं, उन्होंने ऑनलाइन ट्रैकिंग दे दी हुई है, कि आप अपनी फ़ाइल की मेंबरशिप से या अपने फ़ाइल के क्यूआरएल कोड से ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हैं या ऑन कॉल चेक कर सकते हैं। तो गाइज़ जब भी कोई परचेज़ करें, तो मस्ट आप पहले एक बार उसको वेरीफ़ाई करें और ऑथराइज़्ड पर्सन से वेरीफ़ाई करें। नेक्स्ट फेज़ जो फाइल सिस्टम के अंदर गाइज़ फेस करना पड़ता है, जो एक रिस्क फैक्टर है, वो डिले डेवलपमेंट का है। जिसमें बैरिया फेज़ 8 एक्सटेंशन एक बड़ी एग्ज़ाम्पल है। इसमें अगेन गुलबर्ग एक बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल है, जिसमें अगेन और भी बड़े हमारे प्रोजेक्ट्स में स्मार्ट सिटी के भी कुछ फेजेज़ हैं जो डिले डेवलपमेंट को तरफ जा रहे हैं। वो भी बहुत फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से करके क्लाइंट्स का जो टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ता जाता है। इसके अंदर फैक्टर्स डिफरेंट हैं जो हम अपने प्रीवियसली रियल एस्टेट के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमारी स्टेबल इकोनॉमी ना होना और उसके साथ हमारे जो बेशतर दूसरे फैक्टर्स हैं
वो भी इसको जो है वो डैमेज करते हैं। लेकिन अगेन हम आज जो डिस्कस करेंगे फाइल सिस्टम में रिस्क है तो वो एक डिले डेवलपमेंट का रिस्क। नेक्स्ट लास्ट गाइस, मार्केट का आर्टिफिशियल बूम, जो हमारे एक नामी-गिरामी प्रोजेक्ट जो कैपिटल स्मार्ट सिटी के फेज़ 2 जो लाहौर स्मार्ट सिटी है, उसके अंदर भी लोगों को बहुत ज़्यादा उसमें लॉस बेयर करना पड़ा कि उसमें कमर्शियल के जो रेट्स हैं, एक्चुअल में उसकी जो बुकिंग अमाउंट 10% की पेड है और उसके ऊपर प्रॉफिट की रेशियो अगर मैं उसकी बुकिंग अमाउंट के ऊपर देखूँ, तो वो 100% वो ऊपर उसका प्रॉफिट जा रहा है। इनके 7-8 लाख का प्लॉट है, वो 70-80 लाख रुपए प्रॉफिट के ऊपर जा रहा है। तो गाइज़ ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती होती है क्लाइंट्स के साथ कि एक 7 लाख की चीज़ को 70 लाख प्रॉफिट के ऊपर आप ट्रेड करो। और आज वो मार्केट कहाँ पे है? आज वो 7 लाख की भी मार्केट नहीं है, आज उससे कम में सेल आउट हो रहा है। तो उन लोगों के साथ ये बहुत बड़ा ज़ुल्म है कि जिन लोगों ने 70 लाख रुपए पे बाय किया हो। तो ये जो आर्टिफिशियल बूम होता है, इससे हमेशा होशियार रहें और बच के रहें। बेहतर यही है कि उस टाइम पे अगर आपने इन्वेस्ट करना है, तो बहुत शॉर्ट करें या करें ना। ताकि वो आर्टिफिशियल बूम जैसे टूट जाए, तो उसके बाद आपके पास जेन्युइन रेट आए और उस जेन्युइन रेट के ऊपर आप होल्डिंग करें और बाकी क्राइटेरियाज़ को फिल करें और एक अच्छा हैंडसम प्रॉफिट लेके जाएँ, हमारी जो ख्वाहिश है। लास्ट गाइज़, जो एक बहुत मेजर और आपके लिए एक बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ है कि कैसे एक प्रोजेक्ट को चेक करें या एक डेवलपर को चेक करें कि उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगी। तो उसमें चंद एक चीज़ें हैं जिसके लिए आपको किसी के सामने जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठ के अपने सेल फ़ोन से उन चीज़ों को वेरीफ़ाई कर सकते हैं। आज मैं वो फैक्टर्स बताता हूँ ताकि आप लोग जो है नेक्स्ट टाइम कभी भी, कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो एट लीस्ट इन फैक्टर्स को जानें और जानने के बाद आप इन्वेस्ट करें। इसमें सबसे पहले है कि आपको जब भी कोई प्रोजेक्ट बताया जाता है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर कहीं से भी एक्सवाईज़ेड से आपको कॉल आती है, मैसेज आता है या कोई भी आप सोशल एड देखते हैं, जिससे आप उसमें इंटरेस्टेड हैं कि वो आप उस पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो गाइस सबसे पहले चेक करें कि उस प्रोजेक्ट के पीछे डेवलपर कौन है? उस डेवलपर का स्टेटस क्या है करंटली? उस डेवलपर के प्रीवियसली प्रोजेक्ट्स कौन से हैं जो उसने डिलीवर किए हुए हैं? अगर उसने रियल एस्टेट के अंदर स्पेसिफिकली काम नहीं किया, जैसे अगर मैं एचआरएल की बात करूं तो इन्होंने रॉयल ऑर्चर्ड एक एग्जांपल सेट की और उसके बाद उन्होंने एक मेजर प्रोजेक्ट की तरफ आए। लेकिन जो रॉयल ऑर्चर्ड में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया उन लोगों के लिए क्या था कि वो रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस उनका दूसरे के प्रोजेक्ट को डिलीवर करने में था, अपना एक्सपीरियंस नहीं था उनका। तो दूसरों की डिलीवरी या गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स तो ये 48 से करते आ रहे हैं। तो वो इमेज 48 से लेके एक कंपनी जो है क्या इमेज लेके चल रही है, वो आपको बता देगी कि वो कितना सेफ है या कितना अनसेफ है आपके लिए। सेकंड नंबर पे आपके लिए ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसकी लैंड एक्विजिशन की स्टेटस क्या है और उसके एनओसीज़ की स्टेटस क्या है। गाइस आजकल बहुत आसान है, आपको किसी भी सिटी या किसी भी इदारे के बारे में जानना है या किसी भी सोसाइटी के एनओसीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, आप सिंपल गूगल के ऊपर टाइप करेंगे, उस एरिया का नाम, सोसाइटी का नाम और उसका स्टेटस और एनओसी टाइप करेंगे, आपको ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट पे फॉर एग्जांपल अगर मैं आरडीए की बात करूँ, तो आप आरडीए की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएँगे और वहाँ पे आपको अप्रूव्ड सोसाइटी की एक पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिसमें आपको साथ में कि कितने एरिये का एनओसी उसको मिल चुका हुआ। और वो आपको एक अंदाज़ा बता देगा कि उस प्रोजेक्ट में एनओसीज़ और उसके बाकी मामलात कहाँ तक। थर्ड नंबर पे गाइज़, अगर आप पहले दोनों फेजेज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में वीक हैं या आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो आपके लिए बेहतर ये है कि आप स्टार्टिंग में इन्वेस्ट ही ना करें। आप इन्वेस्ट ही उस वक़्त करें जिस वक़्त प्रोजेक्ट की बजटिंग अनाउंस हो चुकी हो, प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट अच्छे स्टेज पे पहुँच चुकी हो और प्रोजेक्ट जो है वो सिक्योर सिचुएशन में हो। आप इन्वेस्ट ही उस वक़्त करें। कम पैसों में इन्वेस्ट करके फँसने से ज़्यादा बेहतर है कि ज़्यादा पैसे लेके इन्वेस्ट करके आप सेफ रह लें। उसके बाद अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ लोग कहते हैं कि यार मैं लॉन्ग टर्म होल्डिंग नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ मैं 6 महीने, साल, डेढ़ साल, 2 साल तक मैं होल्ड करूँ या इन्वेस्ट करूँ और उसके बाद मुझे थोड़ा-सा अच्छा प्रॉफिट मिले और मैं निकल जाऊँ। तो उसके लिए गाइस जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जैसे ही मार्केट हाई कूल होना शुरू हो जाए, आप उस वक़्त एग्ज़िट ले लें। आप इंतज़ार मत करें कि मैं दोबारा मार्केट ऊपर आएगी तो फिर मैं निकलूँ। अब जब मार्केट दोबारा उठना शुरू हुआ, आप रीइन्वेस्ट कर लें और फिर अपनी पीक पे जब जाके दोबारा डाउन होना शुरू हुए, फिर आप निकाल लें। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है, ठीक है, कि आप उस वक़्त एग्ज़िट लें ताकि आपको ज़्यादा लॉस बेयर ना करना पड़े या आपको कम प्रॉफ़िट ना मिले। दोबारा इन्वेस्ट करना बेहतर है ना कि इंतज़ार करके उसके ऊपर नुकसान खाना बेहतर है।
लास्ट गाइस इसके अंदर वो लोग सबसे ज़्यादा बेनिफिट ले लेते हैं, जो लोग लॉन्ग टर्म होल्डिंग करते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस एग्ज़ाम्पल भी एक दी है कि हमारे कोलीग के साथ बैठे, हमने एक एस्टीमेट लगाया कि वो लोग जिन्होंने हमारे साथ डे फर्स्ट इन्वेस्ट किया और आज तक होल्डिंग करके बैठे हुए हैं, उनका प्रॉफिट मार्जिन क्या है? और हम जिन्होंने उन 3 सालों के अंदर मल्टीपल टाइम उस पैसे को रोटेट किया है, हमारा प्रॉफिट मार्जिन क्या है? तो मार्जिन ज़्यादा वो लेके बैठे हुए हैं जिन्होंने लॉन्ग टर्म होल्डिंग की है। तो वो लोग हमेशा बहुत बेनिफिट में रहते हैं, जो लोग प्री लॉन्च में इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। वो 5 साल, 10 साल, 15 साल जितना ड्यूरेशन भी आपको रखना है वो रखें, लेकिन उसके बाद जब आप उस चीज़ को सेल आउट करेंगे, आप बहुत हैंडसम प्रॉफिट लेके जाएँगे। दैट्स ऑल गाइज़, इसके साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।